नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम यहाँ पे आज हिंदी साहित्य एनटीए नेट जेआरएफ इकाई 8 पे चर्चा करेंगे। और जो भी आज हम यहाँ पे इस छोटे से वीडियो में जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, तो आप इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से गांठ बांध दीजिए कि यहाँ से एक प्रश्न बनना ही बनना है। हिंदी नाटक इकाई 8 के अंतर्गत आते हैं और हम सभी नाटकों के पात्रों का परिचय यहाँ पे आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। जो भी एनटीए नेट इकाई जो नया वाला सिलेबस है उसके अंतर्गत है, उन सभी पे चर्चा करेंगे, तो आपको इस इकाई से कोई समस्या नहीं होने पाएगी। चलिए बात करते हैं। इससे पहले हम आपको एक और जानकारी दे देते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुछ जानकारी सामने दी हुई है, वहां से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हम आपको वो उपलब्ध कराएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो नाटक हैं इनके पात्रों का परिचय किस प्रकार। तो ये जो पात्रों का परिचय है, इसमें हम जो जितने भी पात्र हैं और उन पात्रों के अंतर्गत या उनके अंतर्गत जो संबंध है एक दूसरे से, जिसमें नायक नायिका या खलनायक विदूषक जो भी तत्व इसके अंतर्गत आएंगे, हम सभी की चर्चा इसके अंतर्गत करेंगे। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। जी हाँ, सबसे पहला जो नाटक है वो कौन सा है? अंधेर नगरी है। तो अंधेर नगरी की हम चर्चा करेंगे तो हमारे पास में जो विकल्प हैं इनमें कई सारे नाटकों के पात्रों के रूप में हमें यहाँ पे उपलब्ध है। यानी महंत एक साधु के रूप में है और यह नायक जो नाटक है इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। महंत कौन है? एक साधु है और इन्हीं साधुओं से, इन्हीं के इर्द गिर्द जो कथानक है वो गढ़ा गया है। इन्हीं के जो शिष्य हैं यानी महंत गोवर्धन दास जो महंत के लोभी शिष्य के रूप में है, तो जो नायक है वो हम गोवर्धन दास को मान सकते हैं। हालांकि इसके अंतर्गत हम नायक नायिका को विशेषीकृत नहीं कर सकते, फिर भी अगर हम गोवर्धन दास की चर्चा करें तो गोवर्धन दास को हम नायक के रूप में यहाँ पे बतला सकते हैं। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। कबाब वाला, कबाब विक्रेता, ये जो है ये बाजार का वर्णन है। तो इसके लिए हम आपको बता दें इसके अंतर्गत 6 खंड आते हैं। ठीक है, 6 खंडों में अगर हम देखें तो नाटक जो है वो 6 अंकों में विभक्त है। और इसके अंतर्गत सबसे पहला है वो बाह्य प्रांत है। हम छोटी सी एक यहाँ पे परिचर्चा भी कर लेते हैं, हालांकि ये सब हम आपको विस्तृत आपके व्याख्यान में उपलब्ध कराएंगे। दूसरा क्या है? बाजार। ठीक है, बाजार। तीसरा क्या है? यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें जंगल आ जाता है, सॉरी ये जंगल आ जाएगा। इसके बाद चौथा जो है वो राजसभा का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है और 5वां अंक जो है वो अरण्य है और 6ठा शमशान है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो नाटक के 6 अंक हैं। तो हम बाजार के अंतर्गत देखेंगे तो उसके अंतर्गत कई सारे विक्रेता मिलेंगे हमें। कबाब वाला, कबाब विक्रेता, घासीराम चना बेचने वाला, कोतवाल, 4 सिपाही, राजा के 4 सिपाही, इसके अंतर्गत ये सभी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के नाटक जो है वो 24 घंटों में लिखा गया, 1881 में प्रकाशित हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटकों में सर्वोत्कृष्ट नाटक के रूप में हम अंधेर नगरी से परिचित हैं। और यह गोवर्धन दास यानी इसके अंतर्गत अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा जैसी बातें की गई हैं। तो बाजार के अंतर्गत मात्र इतने ही नहीं है, कई सारे तत्वों को इसके अंतर्गत वर्णित किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही एक नाटक है जिसका नाम है भारत दुर्दशा। ठीक है, और ये भारत दुर्दशा जो वर्णन है इसमें भी 6 अंकों का वर्णन किया गया है। और अगर हम देखें तो भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की सफल काव्य कृति, सॉरी नाटक कृति है। इसका अंदाजा इसके मंचेता से लगाया जा सकता है। नाटक के अंतर्गत जो पात्र हैं उन पात्रों की अगर हम चर्चा करें, जिस पर जो हमारे इस वीडियो का मूल विषय है वो प्रतीकात्मक है, तो प्रतीकात्मक यहाँ पे त्रुटि है। प्रतीकात्मक नाटकों की चर्चा अगर हम करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें 3 प्रकार के पात्रों को रखा गया है। एक जो महत्वपूर्ण है वो है भारत। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है? भारत। दूसरा अगर हम देखें तो भारत दुर्दैव। ठीक है, भारत दुर्दैव और भारत भाग्य। तो 3 प्रकार के इसके अंतर्गत जो
पात्र हैं वो, तो मूल पात्र कौन है? भारत। ये बड़ा दीन दुखी दिखाया गया है, बहुत ही कमजोर प्रवृत्ति का दिखाया गया है। भारत दुर्दैव की चर्चा करें तो दुर्दैव जैसे शब्द है वैसे ही आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, ये खलनायक के रूप में रहेगा। ठीक है, ये खलनायक के रूप में रहता है और ये भारत क्या है, ये नायक के रूप में रहेगा। इसके अतिरिक्त जो तीसरा है भारत भाग्य, ये भारत भाग क्या है, ये भारत के अंतर जो भारत है यहाँ पे जो मूल पात्र है, मूल पात्र के रूप में जो दर्शाया गया है, उसके अंतर्गत एक नई चेतना जागृत करने का प्रयास सदैव करता रहता है। तो इस तरीके से हम इसके पात्रों की चर्चा करें तो प्रतीकात्मक नाटक के रूप में इसको दर्शाया गया है। भारत दुर्दशा में कई स्थानों पर सकारात्मक दृष्टि से भी हम इसको महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हैं, जिसमें भारत की दुर्दशा किस प्रकार से बद से बदतर होती जा रही है, इस पूरे प्रपंच को भारत दुर्दशा रासक के अंतर्गत गढ़ा गया है। आगे बढ़ेंगे, हम अगले नाटक की चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है और जयशंकर प्रसाद जी जिस प्रकार से साहित्य और इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण जो समन्वय करते हुए हमारी भारतीय संस्कृति के वर्तमान परिदृश्य और प्राचीन परिदृश्य दोनों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करने की बात करते हैं, दोनों के प्रति एक दूसरे के लिए प्रेरणार्थकता की बात करते हैं, तो वहां पर हमें चंद्रगुप्त नाटक के अंतर्गत जानकारी ये होती है। तो इस नाटक का हम अगर प्रकाशन वर्ष देखें तो 1931 है, सर्वोत्कृष्ट नाटकों के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगर हम इसकी थोड़ी सी और चर्चा कर लें तो कल्याणी परिणय जो है, जो 1912 में प्रकाशित नाटक है, उसी का ये आगे का रूप माना जा सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम चर्चा करें तो ये ऐतिहासिक नाटकों, हम जयशंकर प्रसाद जी को ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जानते हैं, वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानीकार और ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जानते हैं। तो ये एक द्वंद्व बनता है, ये प्रश्न हम आपको यहां से बता देते हैं। तो 1931 का ये नाटक जो कि 5 अंकों का है और इसकी चर्चा अगर हम करें तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस नाटक को मंचन की दृष्टि से उतनी प्रशंसा नहीं मिली जितनी इसकी पाठन की दृष्टि से, और इसी के कारण लक्ष्मी नारायण मिश्र और चंद्रगुप्त का जयशंकर प्रसाद का द्वंद्व भी होता है, उनमें बहस भी होती है और इसके लिए जयशंकर प्रसाद को कहना पड़ता है कि मंच नाटक के लिए है, ना कि नाटक मंच के लिए। तो इस तरह से वह पठनीय भी हो सकता है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं इसके जो पात्र हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे पात्रों को रखा गया है, एक लंबी लिस्ट है, हम सभी की चर्चा करेंगे। जो चाणक्य हैं वो चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं और कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए। और यही मौर्य राज्य के निर्माता के रूप में है और यह क्या करते हैं, यह मुख्य पात्र के रूप में चंद्रगुप्त को रखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट हैं और पहले वह एक गांव में खेलने वाला, एक क्षेत्र में खेलने वाला एक बच्चा है जिसको चाणक्य उठा करके भारत की राजगद्दी पर बैठाल देते हैं। ये नाटक के नायक के रूप में जाने जाते हैं। निर्भीक, दृढ़ और आत्मविश्वास से परिपूर्ण नंद जो मगध का सम्राट है और यह अपमान करता है चाणक्य का और उसी के अपमान का बदला लेने के लिए और भारत को एक नवनिर्माता प्रदान करने के लिए चाणक्य नंद को पराजित करते हैं। राक्षस मगध का अमात्य है और एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह बौद्ध साम्राज्य से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है इसमें, राक्षस जो है वो बौद्ध साम्राज्य से संबंधित है, बौद्ध साम्राज्य का अनुयायी है। वररुच कात्यायन मगध का अमात्य है, सकटार मगध का मंत्री है, आम्भीक तक्षशिला का राजकुमार है, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरस है, सिंहरण जो मालवगढ़ का मुख्य कुमार है, ये महत्वपूर्ण है, जो चंद्रगुप्त का युद्ध के अंतर्गत बहुत सहयोग करने वाला है। ये गौड़ पात्र है, लेकिन चाणक्य, चंद्रगुप्त, अलका, आम्भीक इन पात्रों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो ये आपको महत्वपूर्ण रूप से इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगला हम देखते हैं सिकंदर जो है, वो सिकंदर कौन है, ग्रीक विजेता है। फिलिप्स सिकंदर का छत्रप है, मौर्य सेनापति के रूप में चंद्रगुप्त के पिता को जाना जाता है। एंसाक्रिटीज चंद्रगुप्त का सहचर है, सिकंदर का सहचर है। देवबल नागदत्त गढ़मुख्य मालवगढ़ के गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। साइबटीज मेगस्थनीज ये यवनदूत हैं। गांधार नरेश सिल्यूकस दांडायन एक तपस्वी के रूप में आते हैं। स्त्री पात्रों की चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से जो जयशंकर प्रसाद जी का लेखन है उसमें स्त्री पात्रों की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है और
स्त्री जिस प्रकार से कामायनी में कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो एक तरफ श्रद्धा की प्रतिमूर्ति भी बताते हैं और दूसरी तरफ इड़ा जैसी बुद्धि सत्ता भी वह स्त्री को प्रदान करते हैं और तीसरी तरफ वह उसे एक छत्राणी के रूप में भी प्रसिद्ध करने के प्रयास में रहते हैं। यानी स्त्री को समाज के सहचरी के रूप में, यानी पुरुष की सहचरी, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाली स्त्री के रूप में प्रकट करने का, जैसा कि वर्तमान समय में आवश्यकता भी थी, जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों में प्रयुक्त किया है। अब हम इसमें देख लेते हैं, जो मुख्य पात्र के रूप में है वो अलका है, मुख्य नारी पात्र के रूप में हम इस नाटक के अंतर्गत जानते हैं, जो गांधार नरेश की पुत्री है। ठीक है। तक्षशिला की राजकुमारी आंबिक की बहन राजकुमारी दयालु गुड़ी और साहसी है। तो ये कई सारे तथ्य यहां से बनते हैं। अगली हम चर्चा करते हैं सुवासिनी की, शकटार की कन्या है, कल्याणी मगध की राजकुमारी है, नीला लीला ये कल्याणी की सहेलियां हैं, मालविका सिंध देश की राजकुमारी है और यह भी मुख्य नारी पात्र के रूप में जानी जाती है। यह एक संघर्षशील स्वाभिमानी स्त्री है जो अशिक्षित भी है, परंतु यह संघर्ष और स्वाभिमान से परिपूर्ण है। कर्नेलिया जो कि सेल्यूकस की कन्या है और अंत में अरुण यह मधुमय देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यानी वह चंद्रगुप्त का वर्ण करती है और उसके बाद में वह भारत में ही रह जाती है। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता और एलिस कार्नेलिया की सहेली है। आगे बढ़ेंगे हम। स्कंदगुप्त नाटक जो 1928 में लिखा गया, चंद्रगुप्त के पूर्व इस नाटक का सृजन किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, स्कंदगुप्त यह भी ऐतिहासिक परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण नाटक के रूप में जाना जाता है। स्कंदगुप्त जो है युवराज विक्रमादित्य जो नाटक के नायक हैं, यानी वह स्वाभिमानी नीतिज्ञ देश प्रेमी वीर तथा स्त्रियों का सम्मान करने वाले शासक हैं। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है। पर्णदत्त यह एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। पर्णदत्त मगध के महानायक हैं। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा वीर मालव का राजा है। भीम वर्मा बंधुवर्मा का भाई है। ये सब जानना आवश्यक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तत्व से जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। मातृगुप्त कालिदास काव्यकर्ता। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कापालिक। शर्वनाग, जी हाँ, शर्वनाग जो है अंतर्वेद का विषपति है। धातुसेन कुमारदास के रूप में सिंघल का राजकुमार है। पुरगुप्त जो है वह कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। अब देखिए यहां पे इनके दो पुत्र हैं, एक तो पुरगुप्त जिसकी माता का नाम है अनंत देवी, ठीक है, और दूसरा जो पुत्र है वो है स्कंदगुप्त और यही इसका नायक भी है और इसकी माता का नाम है देवकी। तो ये दोनों ही तत्व जानने हैं आपको। यहां पर अनंत देवी जो है वो किसी भी प्रकार के छल प्रपंच गढ़ने से बिल्कुल भी नहीं चूकती और पुरगुप्त को सम्राट बनाने के पक्ष में रहती है। स्कंदगुप्त जो कि योग्य शासक के रूप में है, अंत में वह राज्य को स्वीकार नहीं करता बल्कि एक सेवक के रूप में राज्य करने का कार्य करता है। ये महत्वपूर्ण तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत जिसका विजयावरण करती है। पृथ्वीसेन मंत्री कुमारमात्य। खिंगिल हूण आक्रमणकारी। मुगल विदूषक प्रख्यात कीर्ति लंकराज कुल का श्रमण महाबोधि स्थाविर। देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी तथा स्कंदगुप्त की माता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। अनंत देवी जो है वो हम उनकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं, छोटी रानी और पुरगुप्त की माता के रूप में है। जयमाला बंधुवर्मा की पत्नी तथा मालव की राजकुमारी है, मालव की रानी है। देवसेना बंधुवर्मा की बहन है। विजय मालव के धन कुबेर की कन्या भट्टार्क की पत्नी, कमला भट्टार्क की माता रामा सर्वनाग की पत्नी। इस प्रकार से इन महत्वपूर्ण पात्रों के अंतर्गत पूरा का पूरा इस नाटक का शिल्प गढ़ा जाता है। तो शिल्प की दृष्टि से देखें तो यह भी मंचन के दृष्टिकोण से पात्रों की संख्या अधिक और
भाषा संस्कृतनिष्ठ तथा गीतों की प्रधानता होने के कारण मंचन के दृष्टिकोण से बहुत उत्कृष्ट नाटक नहीं कहा जा सकता, परंतु प्रसाद जी के नाटकों में सर्वोत्कृष्ट नाटक के रूप में हम चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे नाटकों को मानते हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करते हुए ध्रुव स्वामिनी नाटक लिखा गया, जो कि इस प्रकार का नाटक न तो संस्कृतिष्ठ भाषा का कोई भी समाप्तिकरण मिलता है और न ही किसी भी प्रकार के अन्य उपागम, बल्कि उसको पठनीय बनाते हुए मंचन के दृष्टिकोण से भी ध्रुव स्वामिनी जैसा नाटक प्रसाद जी ने हमें उपलब्ध कराया। नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1933 है और इसी के अंतर्गत उन्होंने आलोचकों की सभी जो आलोचनाएं हैं उनको एक जवाब देने का काम किया। 3 अंकों का महत्वपूर्ण नाटक है। कुल अंक अगर हम देखें तो 1933 में प्रकाशित है, 3 अंकों के अंतर्गत रखा गया है। बहुत छोटा सा नाटक है, लेकिन अपने आप में संदेश और संकेत करने वाले नाटकों के रूप में जाना जाता है। मुख्य पात्र जो है नारी प्रधान नाटक है, नायिका प्रधान नाटक है। ध्रुव स्वामिनी के अंतर्गत इसका शिल्प गढ़ा गया है, जो रामगुप्त की पत्नी और महादेवी हैं। प्रधान चरित्र की चर्चा करें तो जो नाटक के अन्य पात्रों पर भी प्रभाव डालता है, समस्त घटनाएं इसी से संबंधित हैं। शकराज गौड़ पात्र है, लेकिन ये खलनायक के रूप में आता है, जो महत्वाकांक्षी है, रणकुशर है, कूटनीतिज्ञ, साथ ही क्रूर भी है, जो रामगुप्त के राज्य को चारों ओर से घेर लेता है। अंत में खलनायक के रूप में ही सामने आता है। कोमा बहुत महत्वपूर्ण पात्र के रूप में है, मिहिरदेव की पालित पुत्री है और शकराज से प्रेम करती है। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र है, साहसी, पराक्रमी, वंश और समाज की गौरव रक्षा करने वाला। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त के अंतर्गत अंतर्गत एक प्रेम भावना भी स्पष्ट रूप से आती है, जो मुखर रूप से नहीं आ पाती। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी के रूप में वर्ण की जाती है और उसके बाद में जो रामगुप्त है वो बहुत ही दब्बू और शासन के अनुकूल नायक नहीं है, वह शासन के योग्य नहीं है। इस तरह के नाटक के अंतर्गत अगर हम चर्चा करें तो ध्रुव स्वामिनी को विशिष्ट कोटि की नारी पात्र के रूप में यहाँ पे अभिव्यक्त करने का प्रयास हमें किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम। रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र है। प्रमुख पुरुष पात्र की चर्चा की जाए तो रामगुप्त ही आते हैं, लेकिन यह विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ठीक है। शिखर स्वामी रामगुप्त का विश्वास पात्र है, परंतु यह किसी भी प्रकार का कोई भी उचित संदेश देने का काम नहीं करता। वह सदैव गलत ही निर्णय लेने के लिए रामगुप्त को बाध्य करता है। मिहिरदेव शकराज के आचार्य के धर्मपिता गौड़ पात्र के रूप में है। मंदाकिनी चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन है, जो साहसी प्रगतिशील युवती है, नारी मन की व्यथा को समझती है। पुरोहित धर्मशास्त्र के आचार्य हैं। आचार्य ब्राह्मणत्व का प्रतिनिधि चरित्र है और अंत में जो शास्त्रीय संवाद होते हैं, जो धर्मशास्त्र पर आधारित संवाद होते हैं, वहां पर पुरोहित जी का महत्वपूर्ण रोल आता है। आगे बढ़ेंगे हम। अंधायोग जैसा महत्वपूर्ण जो महाभारत के कथानक पर आधारित नाटक है, यह एक गीति नाट्य के रूप में आता है। 1955 में धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया ये महत्वपूर्ण नाटक के रूप में हम इसकी चर्चा करेंगे। गीति नाट्य के रूप में आता है, 5 अंकों में लिखा गया नाटक है। आगे चर्चा करेंगे। इसके जो कथानक है ये बहुत विशिष्ट है। इसका कथानक महाभारत के 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु के क्षण पर आधारित है। तो इसके अंतर्गत जो व्याध का तीर लगने से श्री कृष्ण की जो मृत्यु होती है, उस मृत्यु तक का वर्णन किया गया है। इसी के अंतर्गत मुख्य पात्र की चर्चा करें तो जो अश्वत्थामा है उसको मुख्य पात्र के रूप में दर्शाया गया है और अश्वत्थामा के इर्द गिर्द ही पूरे नाटक का कथानक गढ़ा जाता है। अश्वत्थामा जो कि एक हाथी का नाम भी है और दूसरा वह द्रोणाचार्य का पुत्र भी है। इस दोनों ही जो के अंतर्गत जो इस प्रकार का छल प्रपंच गढ़ा जाता है, उस पूरी जो काया है, काया पलट है, उसको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण संकेत प्रदान किया गया है। गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्ध याचक, प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी 2, बलराम, कृष्ण आदि सभी पात्रों के अंतर्गत, जो कि महाभारत के कथानक के अंतर्गत ऐतिहासिकता से ओतप्रोत हैं, उन सबको यहाँ पे रखा गया है। और जो पूरी कथा है उसको जो
प्रश्रय दिया गया है वो काल्पनिकता और ऐतिहासिकता दोनों का समन्वय स्थापित करते हुए दिया गया है। तो यहाँ पे सच्ची घटनाओं पर आधारित ये नाटक है और गीतों के माध्यम से यानी गीत पद्धति के अंतर्गत इस नाटक को रखा गया है। आगे बढ़ेंगे हम। सिंदूर की होली नाटक, इसके हम पात्रों की चर्चा कर लेते हैं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है जिसमें मुरारी लाल एक पात्र के रूप में है जो एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन है, जिसने 10,000 रुपए लेकर लक्ष्मीकांत नामक लड़के की हत्या का मार्ग निरापद कर देता है। तो रजनीकांत इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पात्र है, मुख्य पात्र है, लेकिन ये मुख्य पात्र जो है बहुत ही कम समय तक नाटक में रहता है। इसकी कुछ ही समय बाद हत्या करा दी जाती है। इसके बाद में यह जो नाटक है इसमें इसका रोल नहीं आता। तो रजनीकांत की हत्या करा दी जाती है। ये चंद्रकांता, ये थोड़ा सा मतभेद है, ये चंद्रकांता ना होकर के चंद्रकला है। कहीं कहीं चंद्रकांता मिल रहा है, कहीं कहीं चंद्रकला है, लेकिन ये चंद्रकला है। मुरारी लाल की बेटी है जो रजनीकांत से प्रेम करती है और मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। मनोरमा जो है वो रूढ़िवादी सोच वाली स्त्री है और चंद्रकला के विरोधी है। भगवंत सिंह रजनीकांत की हत्या करने वाला, जिसको हायर करते हैं मुरारी लाल रजनीकांत की हत्या करने वाले 10,000 रुपए दे करके, वो है चंद्रकला का रजनीकांत प्रेमी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस पूरे कथानक को एक आधुनिकता से के जो छद्म है उसके अंतर्गत गढ़ा गया है। तो आधुनिक नाटकों के अंतर्गत हम अगर देखें तो सिंदूर की होली महत्वपूर्ण नाटक है। 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है और सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के विशिष्ट कोटि के नाटकों के अंतर्गत जाना जाने वाला है। इसकी चर्चा करेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम। अब इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, आधुनिकता का मार्ग इसमें इसके अंतर्गत क्यों दिखाई पड़ता है कि जो चंद्रकला है वो मुरारी लाल की बेटी है और मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है और संपूर्ण जीवन उसकी विधवा बनकर बिताने को आतुर है। ये इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो शिल्पकारिता है, जो शिल्प है, वो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के द्वारा अभिव्यक्त की गई। आगे बढ़ेंगे हम, अगले नाटक की चर्चा करेंगे। आधे अधूरे, आधुनिकता बोध का विशिष्ट कोटि का नाटक, यानी आधुनिकता बोध को एक नया प्रश्रय प्रदान करने वाला नाटक आधे अधूरे है। और हम यदि देखें तो स्त्री पुरुष के मध्य जो टूटन है उसको अभिव्यक्त करने वाले नाटक के रूप में हम इसे जान सकते हैं। 1969 में प्रकाशित नाटक है। इसके अंतर्गत सावित्री जो एक कामकाजी महिला है उसका वर्णन किया गया है। इसके बाद में हम देखेंगे अगला जो इसके अंतर्गत जो तत्व आने वाला है। जी हाँ, एक सेकेंड। सावित्री जो कामकाजी मध्यवर्गीय शहरी महिला है, इसके अंतर्गत जो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सावित्री की। सावित्री जो है वह अलग अलग पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और प्रत्येक में वह अपने अधूरेपन को समाप्त करने का प्रयास करती है। परंतु आधे अधूरे इस नाटक का जो शीर्षक है वो इसलिए भी रखा गया क्योंकि हर एक व्यक्ति में वह पूर्णता नहीं प्राप्त करती, हर एक व्यक्ति में वह कहीं ना कहीं अधूरापन ही महसूस करती है। यही विसंगति, यही जो समस्या है, यही तथ्य इस नाटक का मूल विषय है जो कि इसके शीर्षक के रूप में जाना जाता है। तो शीर्षक जो नाम है वही इसकी मूल संवेदना भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो काले कपड़ों वाला पुरुष है, पुरुष इसमें 4 रूपों में दर्शाए गए हैं। ठीक है, 4 रूपों में पुरुष को दर्शाया गया है। महेंद्रनाथ जो सावित्री का पति है, सिंघानिया सावित्री का बॉस है, जगमोहन और जुनेजा। जो जुनेजा है वो इसका कॉलेज का मित्र है। बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी है। अशोक सावित्री का बेटा है। किन्नी सावित्री की छोटी बेटी है। जो बिन्नी है वो सावित्री के ही प्रेमी के साथ में भाग जाती है। किन्नी जो सावित्री की छोटी बेटी है उसे, जी हाँ, उसके ऊपर जो परिवार का जो परिवेश है उसका प्रभाव पड़ता है। मनोज जो है वह बिन्नी का पति है, मात्र इसका संवादों में उल्लेख है, लेकिन जो मनोज है वो
थका हुआ, हारा हुआ, या इस तरीके से कह सकते हैं कि वो मानसिक तनाव से ग्रस्त एक व्यक्ति है जिसका मात्र संवादों में उल्लेख है, और सावित्री उसके प्रति जरा सा भी अपनी जो रिश्ते की संवेदनाएं हैं वो नहीं अभिव्यक्त करती। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस नाटक को कंप्लीटली गढ़ा गया है। आगे बढ़ेंगे, हम आषाढ़ का एक दिन की चर्चा करेंगे। अभी जो विशेष चर्चा है वो हम हर एक नाटक की विशेष चर्चा हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध रहेगी। आषाढ़ का एक दिन, इसके अंतर्गत जो पात्र हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अंबिका ग्राम की एक वृद्ध कन्या है, मल्लिका उसकी पुत्री है। तो मल्लिका जो है वो मूल पात्र के रूप में, मूल नायिका के रूप में आ सकती है। जो कालिदास है वह एक कवि हैं और इस नाटक के नायक के रूप में जाने जाते हैं। दंतुल राजपुरुष है, मातुल कवि का मामा है और यह भी अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। निक्षेप ग्राम पुरुष, विलोम ग्राम का पुरुष है और विलोम से ही मल्लिका की जो विवाह है वो विवाह नहीं होता, परंतु वह अपने संबंध में या अपने पारिवारिक जीवन में रहने का काम करते हैं जब कालिदास वहां से चला जाता है। रंगिणी संगिनी ये नागरी हैं, अनुस्वार अधिकारी, अनुनासिक अधिकारी के रूप में आते हैं। प्रियंग मंजरी जो है वो कवि की पत्नी है, यानी कालिदास की पत्नी है और एक राजकन्या के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो इस प्रकार से आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक जो है ये महत्वपूर्ण है और यह आषाढ़ के एक दिन से ही, यहीं से इसका नाटक का प्रारंभ होता है और इसी के जो आषाढ़ का एक दिन है उसी दिन इसका अंत होता है। तो आषाढ़ के एक दिन से प्रारंभ और आषाढ़ के एक दिन पर ही इस नाटक का अंत भी होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व इसके अंतर्गत आता है। इस नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1958 है। हम आपको थोड़ी सी चर्चा और इसके समक्ष कर देते हैं। जी हाँ, 1958 इसमें ये नाटक प्रकाशित हुआ और मोहन राकेश के सर्वोत्कृष्ट नाटक के अंतर्गत जाना गया। आगे बढ़ेंगे, हम अगले रचना की चर्चा करेंगे। इसमें 3 अंक हैं, ये एक महत्वपूर्ण तत्व है, वह भी आप जान लें। आगे विशेष चर्चा या विस्तृत चर्चा के लिए हम इसके विशेष अलग वीडियो उपलब्ध कराएंगे। जी हाँ, आगरा बाजार ये भी एक महत्वपूर्ण नाटक है और एक कवि पर आधारित नाटक के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, आगरा बाजार जो है वो हबीब तनवीर का नाटक है। जी हाँ, ये नाटक इसका हबीब तनवीर जी का नाटक है। प्रकाशन वर्ष जो है वह इस नाटक का 1954 है और इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो एक कवि पर आधारित ये नाटक के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके पात्रों की। ककड़ी बेचने वाला ये नाटक का केंद्रीय पात्र है। वैसे तो इसमें जो मुख्य पात्र हैं उसको बता पाना बहुत ही समस्याजनक है, परंतु हम फिर भी इसकी बात करेंगे अगर तो ये जो नाटक है ये केंद्रीय पात्र के रूप में ककड़ी बेचने वाला है जो बाजार में है और इसी के इर्द गिर्द जो नाटक है वो पूरी तरह से घूमता है। पुलिस वाला बेनजीर का ध्यानाकर्षण करने के लिए उसके ग्राहकों को खोमचे वालों के मध्य लड़ाई करवाने के आरोप में गिरफ्तार करता है। अन्य पात्रों के रूप में जो बाजार के अंतर्गत तरबूज वाला है, पान वाला है, कनमैलिया है, मदारी है, शायर है, किताब वाला है और हमजोली, इस तरह के सभी पात्रों को रखा गया है। अगर हम चर्चा करें तो इस नाटक को महत्वपूर्ण रूप से हम इस तरह से कर सकते हैं, जो उर्दू शायर हैं एक नजीर, थोड़ा सा हम इसके शिल्प का परिचय दे देते हैं, इसके कथानक की चर्चा कर लेते हैं। नजीर, ये नजीर जो रचनाकार है या शायर है वो सामान्य जो परिवेश है उसको अपनी शायरी में अभिव्यक्त करते हैं और इस नाटक के माध्यम से हबीब तनवीर भी इस तथ्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं कि और कहते हैं कि साहित्य वही उत्कृष्ट है जो सामान्य जनजीवन से संबंधित हो, सामान्य भाषा में लिखा गया हो, सामान्य जनमानस को आसानी से समझ में आने वाला हो। तो इन 3 तत्वों को इस नाटक के अंतर्गत अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। आगे बढ़ेंगे, हम अगले चर्चा करेंगे बकरी नाटक की। यह भी आधुनिकता से अभिभूत है, महत्वपूर्ण नाटक के रूप में जाना जाता है। इसकी नाटक की चर्चा अगर हम करें तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का महत्वपूर्ण नाटक जाना जाता है। वैसे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ जो भी
जो लोग जुड़े हुए हैं, इतनी सामान्य जानकारी तो सभी को है, फिर भी ये भी आप जान लीजिए कि किसका नाटक है। दूसरा, उस नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो महत्वपूर्ण है। 1974 इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। 2 अंकों में ये नाटक गढ़ा गया है, जो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, हम इसके पात्रों की चर्चा करेंगे। तो इस नाटक में बकरी जो है, इस बकरी पर ही आधारित सभी तथ्य जाने जाते हैं। इस बकरी को अभिव्यक्त किया गया है कि ये किसकी बकरी है? गांधी जी की बकरी है। और गांधी जी की बकरी, यहां पर गांधी जी की बकरी के रूप में ये परिचयित है। और इस पर ही जो 2 लोग हैं, नट नटी भिष्टी, दुर्जन सिंह, कर्मवीर सिंह, सत्यवीर, सिपाही, विपति, युवक, इसके अंतर्गत जो सभी पात्र हैं वो इसमें अभिव्यक्त किए गए हैं। तो जो बकरी है उसको गांधी जी की बकरी कहकर उसके लिए चंदा वसूला जाने का काम किया जाता है। उस पर विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर के सामान्य जनमानस की संवेदनाओं को किस प्रकार से अपने राजनीतिक, अपने सामाजिक या अपने आर्थिक फायदे के लिए प्रयोग किया जाता है, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे बढ़ेंगे, हम अगले नाटक की चर्चा करेंगे। एक और द्रोणाचार्य, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। एक और द्रोणाचार्य की चर्चा करें तो यह 2 संदर्भों में अभिव्यक्त किया गया है। सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि शंकर शेष जी की महत्वपूर्ण रचना है। शंकर शेष जो आधुनिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, 1971 में इस नाटक का प्रकाशन हुआ है। इस नाटक की अगर हम चर्चा करें तो इसमें 2 प्रकार के कथानक चलते हैं। एक कथानक तो सामान्य जो है, और दूसरा जी हाँ, एक कथानक जो है वो पौराणिक पात्रों से भरा पड़ा है और दूसरा आधुनिक पात्रों से भरा पड़ा है। तो पौराणिक पात्रों में अगर हम चर्चा करें तो वही द्रोणाचार्य, एकलव्य, कृपि, अश्वत्थामा, भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर, सैनिक। जो अंधायुग के कथानक में हम अश्वत्थामा की चर्चा कर रहे थे, वह अश्वत्थामा हमें एक और द्रोणाचार्य में भी मिलता है। और आधुनिक पात्रों की चर्चा करें तो एक अरविंद है जो प्रोफेसर हैं, लीला अरविंद की पत्नी है, विमलेंदु, यदु, अनुराधा, प्रेसिडेंट, राजकुमार जो है वो प्रेसिडेंट का बेटा है। तो अरविंद जो प्रोफेसर हैं वो अरविंद महत्वपूर्ण पात्र के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं की पत्नी और अरविंद, जी हाँ, विमलेंदु अरविंद का मरा हुआ दोस्त है। और विमलेंदु ही एक नाटक लिखता है, उस नाटक में ही पौराणिक पात्रों को रखा गया है। जब आधुनिक पात्रों में जब अरविंद और विमलेंदु का वैचारिक संवाद होता है जो मात्र स्मृतियों में है, उस स्मृतियों में विमलेंदु के नाटक का ही सहारा लिया जाता है और जो दूसरा कथानक है वो गढ़ता है। तो 2 अलग अलग संदर्भ जो है वो साथ साथ चलते हैं और दोनों से ही एक विशिष्ट प्रकार के कौशल का प्रदर्शन इस शंकर शेष जी के नाटक एक और द्रोणाचार्य में किया जाता है। तो इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अगले नाटक की। जी हाँ, ये 2 तथ्य और हम यहाँ पे देख लेते हैं। अरविंद जो है वो शिक्षक जो आदर्शवादी है, किंतु सत्ता के दबाव में आदर्श को ताक पर रखना पड़ता है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अरविंद विवशताओं में जूझते हुए कुछ ऐसे भी कार्य करता है जिनके लिए वह स्वयं राजी नहीं है। विमलेंदु जो है वो भी एक शिक्षक है और सत्ता के विरोध में अपनी जान गंवा बैठता है। और शायद यही एक पारिवारिक जो जुड़ाव है वो एक समस्या है जो अरविंद को आदर्श को ताक पर रखने के लिए मजबूर करती है और सत्ता के दबाव में आकर के कुछ ऐसे फैसले लेने के लिए भी मजबूर करती है। तो इस प्रकार से अरविंद और विमलेंदु के जो मध्य जो वैचारिक संवाद है वो इस नाटक को आगे बढ़ाने का काम करता है। हम चर्चा करेंगे अंजो दीदी नाटक की, बहुत महत्वपूर्ण नाटक के रूप में है। और अंजो दीदी यह भी एक नायिका प्रधान नाटक के रूप में है। अंजो दीदी कौन है? अंजलि को ही अंजो दीदी के रूप में कहा जाता है। जो इनके पिता हैं वो बहुत ही अनुशासन या अनुशासित रहने वाले हैं, दबाव में रखने वाले हैं और ऐसा ही जो विचार है वो अंजलि का भी आ जाता है। इनकी उम्र जो है वो लगभग 30 वर्ष इसमें दिखाई गई है, जो परिवार में एक डिसिप्लिन जो है वो सदैव बरकरार रखने का काम करने का प्रयास करती हैं। और अंत में जब वो समस्यात्मक स्थितियां उत्पन्न होती हैं तब वह आत्महत्या भी कर लेती हैं। श्रीपत जो है वो जी हाँ अंजो दीदी का भाई है और
जो परिवर्तन है जो नाटक में वो श्रीपत के माध्यम से ही होता है। यह 27-28 वर्ष का है। इंद्र नारायण अंजलि का पति है और वकील है, लेकिन वकालत और जो वाक्पटुता है वो घर में आकर के समाप्त हो जाती है। इनकी उम्र 38 से 40 वर्ष दिखाई गई है। अनिमा अंजू की सहेली है। नीरज अंजू का पुत्र है जो 11 वर्ष का है। मुन्नी नौकरानी है जो 25 वर्ष की है। राधु वहां का नौकर है। दूसरे अंक की चर्चा करें तो उसमें ओमी जो है वह नीरज की पत्नी है, यानी नीरज का विवाह हो जाता है, अंजलि की बहू के रूप में है। अन्नो नीरज की मौसी है। नजीर नीरज का दोस्त है। श्रीपत नीरज का मामा है। मुन्नी चपरासी, इंद्र नारायण नीलम नीरज का बेटा। तो इस तरह से एक आगे की जो पीढ़ी है दूसरे अंक में दूसरी पीढ़ी को दर्शाया गया है और यह 20 वर्ष के बाद है। तो एक में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो अंजू दीदी के अंतर्गत आने वाले हैं। दूसरे में अंजू दीदी के बाद या नीरज की जो पीढ़ी है उसको दर्शाया गया है। तो दोनों को अलग अलग अंकों में रखा गया है। तो इस नाटक के 2 अंक बनते हैं। आगे बढ़ेंगे हम महाभोज नाटक की चर्चा करते हैं। मन्नू भंडारी जी का बहुत महत्वपूर्ण नाटक है महाभोज, और ये नाटक जो है इस उनके उपन्यास का ही नाट्य रूपांतर है। तो ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम चर्चा करें इस नाटक की तो मन्नू भंडारी का जो ये नाटक है उपन्यास के रूप में 1979 है, 1979 इसमें ये उपन्यास लिखा गया। ये आरपीएससी में प्रश्न पूछा गया है और इसका ही नाट्य रूपांतर 1983 में किया गया। ठीक है, ये नाट्य रूपांतर जो है वो 1983 के अंतर्गत किया गया। जी हाँ, हम जब विशेष चर्चा नाटकों की करेंगे तो जो कथन है उनकी भी चर्चा करेंगे, जो मुख्य तथ्य हैं वो भी चर्चित इसमें करेंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसमें सरूहा गांव का वर्णन किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है सरूहा गांव। हम कोशिश कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य आपको उपलब्ध करा दें। 11 दृश्य इस नाटक के अंतर्गत आने वाले हैं। तो सरूहा गांव जो है वो महत्वपूर्ण है, ये आपको सदैव याद रखना है। विशेषर उर्फ बिस्सू जो हरिजनों का हमदर्द है, जो हरिजन बस्ती में आगजनी के सबूत इकट्ठा कर लेने के कारण मार दिया जाता है, और इसी मृत्यु पर जो राजनीतिक और सामाजिक दांवपेच गढ़े जाते हैं उनका ही वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। और यही जो बिस्सू है ये आगे चल करके महत्वपूर्ण पात्र के रूप में पूरे नाटक में जाना जाता है। दास साहब जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अमूमन महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री हैं तो मुख्य होना स्वाभाविक है। सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और विरोधी पार्टी के हैं। सक्सेना एसपी है जो कि हरिजनों के आवाज को कायम रखता है। लखम सिंह दास साहब का विश्वास पात्र सरूहा चुनाव के लिए प्रत्याशी जो कि सुकुल बाबू के मुकाबले खड़ा किया गया है। अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष के रूप में है जो सत्ता में है। पांडे जी की चर्चा करें तो पांडे जी दास साहब के निजी सचिव हैं। जमुना बहन दास साहब की पत्नी है। सिन्हा डीआईजी हैं। दत्ता बाबू मशाल पत्रिका के संपादक हैं। अब ये मशाल पत्रिका, अब ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि किस नाटक में मशाल पत्रिका का वर्णन किया गया है। अब मशाल पत्रिका अगर आप महाभोज जान गए हैं तो ये दोनों चीजें जानना जरूरी है कि मशाल के साप्ताहिक संपादक जो है या मुख्य संपादक जो है वो दत्ता बाबू हैं। सहायक संपादक के रूप में जो है वह भवानी प्रसाद हैं। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर है। महेश रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार के रूप में है। रत्ती दास साहब का पीए है। मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल है। और महत्वपूर्ण पात्र गांव के अंतर्गत आने वाले हैं। हीरा बिसू का बाप है। बिंदा बिसू का अभिन्न मित्र है। और इसी पर बिसू की मृत्यु का जो आरोप है वो लगा दिया जाता है। रुकमा बिंदा की पत्नी है। जोरावर सरूहा का जमींदार। नुमा नव धनाढ़ किसान है। काशी शुक्ल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता है। थानेदार सरूहा का थानेदार जोरावर का चमचा है। लठैत जोरावर का आदमी है। लड़की जोरावर की लड़की है। जोगेश्वर साहू सरूहा का बनिया है। तो इस प्रकार से मन्नू भंडारी जी का जो ये नाटक है ये भी महत्वपूर्ण नाटक के रूप में आता है। तो प्रत्येक अर्थ में अगर हम चर्चा करें तो हम जिन नाटकों की अभी तक चर्चा कर रहे हैं उनके पात्रों के बारे में जानकारी होना नितांत आवश्यक है। हर तरह से जो प्रश्न बनते हैं पात्रों का जो मिलान है वो भी किया जा सकता है या
उनके द्वारा कहे गए कथन आ सकते हैं। जब हम कथानक पढ़ेंगे तो पात्र हमारे ध्यान में अवश्य रहने चाहिए। तो आप हमारे साथ बने रहें, नए बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। हम 75 दिन के अंतर्गत आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। नोट्स, एमसीक्यूज, 45 मिनट की लाइव क्लासेस, डिस्कशन, प्रश्नोत्तरी, हम आपको सभी तथ्य उपलब्ध कराने वाले हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे बैचेस, पेड बैचेस भी ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल में बने रहने के लिए। तो अगर आप चैनल में बने हुए हैं, आपको चैनल से बेहतर जानकारी मिल रही है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।